नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए शिक्षण विधियों के 100 टेस्टों की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम गोल्डन पेपर नंबर 67 को हल करने वाले हैं। देखिएगा, एग्ज़ाम के अब आपके पास बहुत ही कम दिन बचे साथियों, बहुत ही कम दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 100 टेस्ट यहाँ पर पूरे करवा कर रहूँगा। पूरे 100 टेस्ट आपको बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले मिल जाएंगे साथियों। तो शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 67 है, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अभी 33 टेस्ट और बाकी। आप कहोगे कि सर 33 तो दिन नहीं है, लेकिन आपको पूरे 100 टेस्ट में करवा दूंगा साथियों, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो सिलेक्टेड प्रश्न है, आज का टारगेट है 20 प्रश्नों को सही करने का। लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी, साथ ही रीट का जो मेन एग्ज़ाम आपके जनवरी में है उसके लिए भी बेहद उपयोगी, क्योंकि वहाँ पर भी टीचिंग मेथड आपसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से किस साधन के द्वारा एक साथ चित्र, गति, रंग तथा ध्वनि का समन्वित प्रभाव पड़ता है? चलचित्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से और OHP के माध्यम से। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर बताइए साथियों, आपके पहले प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर आप देख लीजिए, फिर इसका हम अच्छी तरह से विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में जो सही उत्तर है वो पहला विकल्प रहेगा साथियों। कैसे रहेगा? क्योंकि चलचित्र का मतलब किससे लिया जाता है? वीडियो जो होता है साथियों, चलचित्र कहलाता है। इसमें आप चित्रों को देख सकते हो, गति भी इसमें होती है, कलर्ड भी इसमें होता है और ध्वनि भी इसमें होती है। तो रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है, समाचार में सिर्फ दिखाई देता है, और OHP में यहाँ पर चित्र हो सकते हैं, रंग हो सकते हैं, लेकिन ध्वनि नहीं पाई जाती है। इसलिए फोर्थ विकल्प नहीं होगा, पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ रिक्त स्थान जिसकी पूर्ति करनी है से हो, और किसी फिर वापस रिक्त स्थान जिसकी पूर्ति करनी है के लिए हो। तो यहाँ पर ये जो 2 रिक्त स्थान हैं, इसमें अर्थ और उद्देश्य आएगा, अक्षर ज्ञान और मनोरंजन आएगा, शब्द पहचान और मूल्यांकन आएगा, और अक्षर ज्ञान और उद्देश्य आएगा। देखिएगा, यहाँ पर कक्षा 1 और 2 की बात की जा रही है। शुरुआती समय में मतलब जब बच्चे स्कूल आता है तब की बात है साथियों, ठीक है। कक्षा 2 में स्कूल की जो शुरुआत होती है, कक्षा 2 में बालक पहुँचता है, शुरुआत में जब उसको पढ़ाया जाता है तो साथियों वो देखो किसके लिए होता है, बाद में मनोरंजन के लिए तो नहीं होता है। ये तो विकल्प आपका गलत हो जाता है। शब्द पहचान, मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान, उद्देश्य, अर्थ और उद्देश्य। तो प्रश्न संख्या 2 में सही आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? अर्थ से होना चाहिए। वह शब्द पढ़ाने चाहिए जिनका अर्थ हो, और किसी उद्देश्य के लिए भी होना चाहिए साथियों की बालक ये चीज़ सीख सके। विकल्प आपके 1 प्रश्न संख्या 2 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निदानात्मक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र की अभिव्यक्ति का सुधार करना, छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, छात्र में सद्वृत्तियों का विकास करना। तो साथियों, प्रश्न संख्या 3 को पढ़िए, विकल्पों को पढ़िए और फिर इसके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में आपके जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा साथियों? विकल्प नंबर 3। कैसे रहेगा? क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण को आपको सफल बनाना है। सफल कब बनेगा? जब छात्रों की कमजोरियों को दूर किया जाएगा। और कमजोरियों को दूर कब किया जाएगा? जब छात्र की कमजोरियों को आप सही तरीके से पहचानोगे, उसका सही तरीके से पता लगाओगे, तब ही उसकी कमजोरियों को दूर कर सकते हो। अतः उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निदानात्मक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना। थर्ड विकल्प तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? जांच सूची को, प्रश्नावली को, पोर्टफोलियो को और लिखित परीक्षा को। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर जब बात की जाती है आकलन की, तो साथियों मैं आपको बता दूं, प्राथमिक स्तर का मतलब कक्षा 1 से 5 से लिया जाता है, ये सभी को पता है आपको। लेकिन इनका जो मूल्यांकन किया जाता है जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है,
तो विद्यालय में प्रवेश लेने के साथ ही उसकी एक फाइल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? उसकी एक फाइल बनाई जाती है जिसको कहा जाता है पोर्टफोलियो फाइल। और इस फाइल में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक उसने क्या क्या सीखा है, उसके आकलन की, उसके मूल्यांकन की समस्त जानकारी पोर्टफोलियो फाइल में मौजूद होती है। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 5, देखो लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में और सभी में। तो प्रश्न नंबर 5 में बताओ, प्रश्न को पढ़ करके और इसका सही उत्तर दो साथियों। विकल्पों को भी पढ़े क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। हम यहाँ गलतियाँ कर दे कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं करनी है आपको। तो देखो और लिखो जो शिक्षण विधि होती है साथियों, इसमें देख करके लिखना होता है। अब लिखना में मौखिक रचना तो नहीं होगी बल्कि क्या होगी, लिखित रचना। और लिखित रचना का उदाहरण कौन सा है? दूसरा, निबंध रचना में। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 6वां प्रश्न देख लेते हैं। आपकी प्रश्न नंबर 6, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना और रसानुभूति व आनंद अनुभूति कराना। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर बताओ भाई, कौन सा सही रहेगा आपके? काव्य शिक्षण का उद्देश्य इनमें से किस विकल्प में दे रखा है? साथियों 6ठे प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, देखिएगा काव्य शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है, काव्य मतलब पद्य शिक्षण से लिया जाता है, जैसे कविता वगैरह इसमें आ जाती है। तो रसानुभूति, आनंदानुभूति और भावानुभूति, एक और होता है भावानुभूति, भावों की अनुभूति। साथियों यही काव्य शिक्षण या पद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो 6ठे प्रश्न में आपके 4था विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात और मौन वाचन के पूर्व। तो बताइए जो उद्देश्य कथन होता है, जो हम पाठ योजना बनाते हैं, ये उद्देश्य कथन कब आता है साथियों? शिक्षण की पाठ योजना में। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर बताइएगा, कौन सा रहेगा आपके 7वें प्रश्न में सही आंसर? तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक तरफ लिखते हैं उद्देश्य और एक तरफ लिखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। मतलब कि क्या क्या उद्देश्य है, पाठ योजना को पढ़ाने के पीछे क्या क्या परिवर्तन बालक में आना है। फिर साथियों जब हम शिक्षण उद्देश्य लिखते हैं, मतलब यहाँ पर पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, फिर उसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? प्रस्तावना प्रश्न। उद्देश्य कथन बाद में आता है। तो प्रस्तावना प्रश्न जब हम लिखते हैं साथियों, तो उसमें अंतिम प्रश्न होता है समस्यात्मक और उसी से संबंधित, कि आज हम इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे, वही कहलाता है उद्देश्य कथन। मतलब ये कब आता है? प्रस्तावना के बाद में आता है। तो अतः विकल्प नंबर 2 आपके 7वें प्रश्न में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 8 है, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। ध्वनियाँ, वार्तालाप, कविता पाठ और भाषण। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित जो विषय वस्तु नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 8 में करना है। तो देखो भाषण के माध्यम से भी हम प्रभावी बात कह सकते हैं, वार्तालाप बातचीत करके भी प्रभावी बात कह सकते हैं, कविता पाठ के माध्यम से भी हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ध्वनियों के माध्यम से नहीं, शब्दों के माध्यम से होता है। अतः यहाँ जो ध्वनियों वाला प्रथम विकल्प है, इसके माध्यम से हम प्रभावी ढंग से बात नहीं कर सकते और अपने शब्दों को सही से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। अतः 8वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है, उद्देश्य है, अधिगम है, अनुदेशवाद है और मूल्यांकन है। अब आपको यहाँ देखना है शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है साथियों। उद्देश्य तो सबसे पहले निर्धारित किया जाता है शिक्षण प्रक्रिया में और मूल्यांकन सबसे बाद में किया जाता है साथियों। अतः शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम सोपान है उसको किस नाम से जाना जाता है? मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 4 सही है। मूल्यांकन में क्या देखा जाता है कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, यही तो मूल्यांकन कहलाता है। अतः 4th विकल्प आपके प्रश्न 9 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। आपके 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, आगमन विधि की प्रमुख सीमा क्या है? विषय नीरस हो जाता है, आत्मनिर्भरता कम हो जाती है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो आगमन विधि की प्रमुख सीमा या आप इसको दोष भी कह सकते हो साथियों, वो आपको प्रश्न नंबर 10 में देखना है।
देख लीजिए विकल्पों को, प्रश्न को पढ़ लीजिए और फिर सही उत्तर का चयन कीजिए। 10वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 3। कैसे रहेगा? क्योंकि इसमें विषय नीरस तो नहीं रहता है, विषय में तो छात्र रुचि लेते हैं, ये आंसर गलत है। आत्मनिर्भरता बहुत अधिक होती है, कम नहीं होती है, ये भी गलत है। ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, बिल्कुल सही बात है साथियों। क्योंकि आगमन विधि में हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत ही धीमी गति से टॉपिक आगे बढ़ता है, निगमन विधि में बहुत तेज गति से टॉपिक आगे बढ़ता है, अतः आगमन विधि की प्रमुख सीमा इसको माना जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। यांत्रिक कौशल कहा जाता है श्रवण को, वाचन को, पठन को और लेखन को। तो इनमें से किसको यांत्रिक कौशल के नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 11 में बताइएगा। 11वें प्रश्न में, प्रश्न संख्या 11 में राइट आंसर है साथियों आपके जो लेखन कौशल होता है उसको ही यांत्रिक कौशल के नाम से जाना जाता है। लेखन कौशल जो कि भाषाई कौशल, जो 4 भाषाई कौशल होते हैं इनमें सबसे अंतिम कौशल माना जाता है और सबसे कठिन कौशल भी लेखन कौशल को मानते हैं और यांत्रिक कौशल भी किसको कहा जाता है? लेखन कौशल को ही कहा जाता है। अतः फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए जटिल समस्या है और संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 में सही है। साथियों प्रश्न नंबर 12 में सही उत्तर देख लेते हैं। तो क्या आपका राइट आंसर रहेगा? विकल्प नंबर 4 आपके बिल्कुल सही उत्तर है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। क्यों है? क्योंकि एक से अधिक भाषा का प्रयोग यदि बालक करता है तो उसका मानसिक विकास तेज होता है, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, जटिल समस्या नहीं है, ना ही जटिलता को बढ़ाता है, ना ही ये बाधक है साथियों निपुणता में। तो ये तीनों ही विकल्प तो नेगेटिव है, तीनों ही विकल्प यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। ओनली फोर्थ विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 13वें प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या है? बाल सभाएं प्राथमिक स्तर पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, लिखित अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, श्रवण कौशल प्रशिक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखो चौथा विकल्प आप हटा सकते हो, ये आपका आंसर नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं वाला। याद रखिएगा एग्जाम में भी कि इनमें से कोई नहीं वाला आंसर होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिएगा बाल सभाएं जो प्राथमिक स्तर पर आयोजित की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य, तो बाल सभा लिखित रूप से तो नहीं होती है, तो दूसरा विकल्प भी हम हटा सकते हैं कि साथियों। अब बाल सभा मौखिक रूप से होती है तो साथियों मौखिक अभिव्यक्ति के प्रशिक्षण के लिए बाल सभाएं प्राथमिक स्तर पर आयोजित की जाती है, श्रवण कौशल के लिए नहीं होगा। विकल्प 1 जो मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण वाला विकल्प है यही यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर बाल सभा आयोजित करने के मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित है। तो प्रथम ही विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित करवाना किस प्रकार का उद्देश्य है? कौशलात्मक उद्देश्य है, सृजनात्मक उद्देश्य है, रचनात्मक उद्देश्य है और ज्ञानात्मक उद्देश्य है। साथियों 14वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पर जो हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित करवाना, तो जब भी हम चाहे हिंदी साहित्य की ही बात नहीं हो, चाहे कोई सा भी विषय हो जहाँ पर परिचय कराने की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? परिचय कराने की, जहाँ पर पहचानने की बात की जाती है साथियों, तो ऐसी स्थिति में हमेशा ज्ञानात्मक उद्देश्य आएगा। कौन सा उद्देश्य आएगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर 14वें में चौथा ही विकल्प सही है। देखिए अगर किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, ऐसा नहीं है कि कमेंट बॉक्स में बंद करके रखता हूँ, कभी बंद नहीं किया साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीनतम विधि है क्या है? पारायण विधि है, व्याख्या विधि है, सूत्र विधि है, आगमन विधि है। मैं आपको बता दूं कि बीच बीच में मैंने संस्कृत की शिक्षण विधियों के भी कुछ प्रश्न ऐड किए हैं साथियों। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि संस्कृत भी आपके आती है। अब एक और चीज़, जिनके संस्कृत नहीं है उनको भी ये करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं इसका हिंदी अनुवाद करूँगा और हिंदी अनुवाद करने के बाद में आप इन शिक्षण विधियों का प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हो, मतलब ये शिक्षण विधियाँ कहीं पर भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत में लिख रखा है तो संस्कृत में आएगी, हिंदी अनुवाद कर दूंगा तो उसका हिंदी
अनुवाद अलग भाषा में भी आ सकता है, अलग सब्जेक्ट में भी आ सकता है, इसलिए सारे ही प्रश्न हल करने चाहे आपके संस्कृत की शिक्षण विधियाँ नहीं हैं। तो प्रश्न 15 पूछ रहा है प्राचीनतम विधि इनमें से कौन सी है। साथियों आगमन विधि प्राचीन नहीं है, सूत्र, पारायण और व्याख्या। तो प्रश्न नंबर 15 में जो राइट आंसर है पारायण विधि को प्राचीनतम विधि के नाम से जाना जाता है। विकल्प एक आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 16 पे हम आते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 है मूल्यांकन का सही अर्थ है अंक प्रदान करना, निर्णय लेना, मापन करना और इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन का सही अर्थ है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 16 में करना है। साथियों देखो कोई नहीं वाला विकल्प आप हटा दो। मूल्यांकन का सही अर्थ, मापन का सही अर्थ होता है अंक प्रदान करना और मूल्यांकन का सही अर्थ होता है निर्णय लेना, अर्थात विकल्प नंबर जो 2 है आपके सही है। दो चीज़ें क्लियर हुई कि मापन का सही अर्थ क्या होता है अंक प्रदान करना और मूल्यांकन का सही अर्थ क्या होता है निर्णय लेना। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 2 जगह वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों, रिक्वेस्ट है आप सभी भैया और बहनों से। साथियों प्रश्न नंबर 17 पे हम आते हैं। आपके 17वां प्रश्न है शिक्षण है रुचिकरम कथम स्यात्, विधि भी है, कौशले है, पुस्तकें है और दृश्य श्रव्य साधने हैं। मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो शिक्षण होता है वो रुचिकर कैसे होता है, विधि से होता है, कौशलों से होता है, पुस्तक से होता है या दृश्य श्रव्य साधनों या सामग्रियों से होता है। तो साथियों यदि हमें शिक्षण को रुचिकर बनाना है तो यहाँ पर पुस्तकों तो यहाँ गलत हो जाएगा, विधि, कौशल या दृश्य श्रव्य साधन। तो 17वें प्रश्न में राइट आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4, दृश्य श्रव्य साधनों से शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। 4th विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही रहेगा। बच्चों को पढ़ाते समय यदि हम दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करेंगे तो बच्चों की रुचि उसमें ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 18, प्रयोजना विधि का सिद्धांत नहीं है, क्रिया का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत और उद्देश्य का सिद्धांत। तो जो सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 18 में करना है। बताइएगा कौन सा विकल्प आपके 18वें प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों प्रयोजना विधि के जनक है किलपेट्रिक, जिसमें बालक करके सीखता है, तो क्रिया का सिद्धांत तो आपका रहेगा इसमें। उद्देश्य का सिद्धांत भी रहेगा क्योंकि एक निश्चित उद्देश्य से कोई भी परियोजना का निर्माण किया जाता है। दूसरा या तीसरा विकल्प 18वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए प्रयोजना विधि का जो सिद्धांत नहीं है वो है आपके मनोरंजन का सिद्धांत, प्रयोजना विधि के सिद्धांतों में नहीं आता है साथियों। 3rd विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीयता कथ्यते, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, भाषण परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा, लिखित परीक्षा। अर्थात प्रश्न ये पूछ रहा है निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय मानी जाती है। साथियों देखो यहाँ हिंदी अर्थ कर दिया तो ये आप किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि इन प्रश्नों को भी जिनके संस्कृत नहीं है उनको भी करना है। तो निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा जो परीक्षा विश्वसनीय होती है उसको हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि साथियों निबंधात्मक परीक्षा में विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। कोई विश्वसनीयता नहीं होती है निबंधात्मक परीक्षा की, क्योंकि इसमें सभी के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। और जब मूल्यांकन किया जाता है निबंधात्मक परीक्षा का तो हो सकता है जो जांच कार्य करने वाला है उसका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो या उसको किसी बात की खुन्नस हो तो वो खुन्नस उस कॉपी पे भी निकाल सकता है, क्योंकि उसमें एक फिक्स आंसर तो होता ही नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं इनमें एक फिक्स आंसर होता है, अतः इसमें ज़्यादा विश्वसनीयता पाई जाती है। विकल्प 1 आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। बुलेटिन बोर्ड है, दृश्य सामग्री है, प्रक्षेपी सामग्री है, दोनों है और कोई नहीं। तो देखो अगर हम बात करें तो कोई नहीं वाला विकल्प तो आप हटा ही दो। बुलेटिन बोर्ड में आप इसको किसके अंतर्गत सम्मिलित करोगे बुलेटिन बोर्ड को, तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। बिल्कुल सही बात है, प्रक्षेपी सामग्री नहीं है बल्कि बुलेटिन बोर्ड क्या है साथियों अप्रक्षेपित सामग्रियों में आती है। अतः विकल्प 1 ही आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। बुलेटिन बोर्ड प्रक्षेपी नहीं है बल्कि एक दृश्य सामग्री है। तो प्रथम विकल्प 20वें में सही है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 है
संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते? दूरदर्शनस्य, चलचित्रस्य, संगणकस्य, आकाशवाणी। अर्थात प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि जो संस्कृत भाषा होती है ये सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते, मतलब इसको सर्वाधिक सफल भाषा किसके माध्यम से बनाया जा सकता है? तो दूरदर्शन के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से और संगणक के माध्यम से। साथियों 21वें प्रश्न में आपके जो तीसरा विकल्प है संगणक, संगणक मतलब कंप्यूटर के माध्यम से संस्कृत भाषा या अन्य कोई भी भाषा हो आप सर्वाधिक सफल बना सकते हो। थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 21 में सही है। नेक्स्ट 22वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। किंडरगार्टन विधि आधारित है, खेल पर आधारित है, मनोरंजन पर आधारित है, व्याख्यान पर आधारित है और इनमें से सभी। तो बताइए 22 का कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? जो किंडरगार्टन विधि है साथियों बाल केंद्रित विधि है। कैसी विधि है? ये एक बाल केंद्रित विधि है और बाल केंद्रित विधि के साथ ही ये किसके द्वारा दी गई है साथियों? ये फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन विधि का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? फ्रोबेल के द्वारा। वही बगीचे, पौधे, माली, ये चीज़ें इसी विधि में फ्रोबेल ने बताई है साथियों। लेकिन इसमें व्याख्यान पर आधारित इस विधि को नहीं माना जाता है। तो तीसरा गलत, तो चौथा भी गलत। खेल या मनोरंजन, तो बिल्कुल पहला विकल्प सही है। किंडरगार्टन जो विधि है ये खेल पर आधारित है। 22वें में प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आपको रोजाना 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं निःशुल्क, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो चलिए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। 22वें में आपके यहाँ प्रथम विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 23 है आपके संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणोपागमे कस्य प्रधानता वर्तते? पुस्तकस्य, शामपट्टस्य, अध्यापकस्य, छात्रस्य। तो देखो यहाँ पर संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण उपागम में किसकी प्रधानता मानी जाती है? तो संप्रेषण उपागम मतलब क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना, चाहे हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो साथियों, विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण किसके द्वारा दिया जाता है? अध्यापक के द्वारा दिया जाता है संप्रेषण। अतः तीसरा विकल्प आपके 23 में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट, क्योंकि 25 प्रश्नों को एक टेस्ट में सम्मिलित किया जाता है। 100 टेस्ट है, इंटू 25 गुणा कर लो, 2500 शिक्षण विधियों के प्रश्न आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रहे हैं। 3000 साइकोलॉजी के प्रश्न निःशुल्क मिल रहे हैं। इसके बाद में 3000 हिंदी के प्रश्न निःशुल्क मिल रहे हैं आपको। इसके अलावा और भी स्पेशल क्लासें भी प्रोवाइड यहाँ पर करवाई जा रही है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट 24 पे आएंगे। 24वां प्रश्न है मॉन्टेसरी ने भाषाई कौशलों की संख्या कितनी बताइए? 1, 2, 3, 4। तो साथियों मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा भाषाई कौशलों की संख्या 4 बताई है। लेकिन नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस प्रकार से ये 4 भाषाई कौशल हमको पता है कि एक निश्चित तरीके से होंगे कि सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास होगा, फिर बोलने के कौशल का, फिर पठन कौशल का और फिर लेखन कौशल का। लेकिन मैडम मारिया मॉन्टेसरी कहती है कि सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास होगा, फिर बोलने के कौशल का विकास होगा, फिर लिखने के कौशल का विकास होगा और सबसे अंत में पढ़ने के कौशल का विकास होगा। मतलब इन्होंने क्या किया, जो लिखना सबसे अंत में था और जो पढ़ना सेकंड लास्ट पे था, तो पढ़ना को सबसे अंत में कर दिया और लिखना को सेकंड लास्ट पे ला दिया। ये अलग ही है, मतलब ये स्पेशल है साथियों। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का सही क्रम है, तो याद रखना सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये मॉन्टेसरी के अनुसार। नॉर्मली पूछे तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नॉर्मली किसी का भी नाम नहीं दे रखा है तो फिर आपको ये करना, और मॉन्टेसरी का नाम दे रखा हो तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना करना है आपको। फोर्थ विकल्प 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 25वां प्रश्न है संस्कृत अध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम किम? दूरदर्शनम, ध्वनि यंत्रम, श्यामपट्ट है और एतानि सर्वाणी। तो देखो संस्कृत अध्यापन में दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? तो संस्कृत ही नहीं, मैंने कहा है साथियों किसी भी भाषा में प्रश्न बन सकता है। ये कोई भी विषय हो उसमें दृश्य श्रव्य साधन, तो ध्वनि यंत्र सिर्फ श्रव्य साधन है, तो एतानि सर्वाणी भी गलत हो गया। श्यामपट्ट सिर्फ दृश्य साधन है, तो ये भी गलत हो गया। और दूरदर्शन दृश्य और श्रव्य साधनों में आता है। अतः 25वें प्रश्न में प्रथम विकल्प आपके सही है। तो ये कंप्लीट होता है आपके पेपर नंबर 67। अभी आपके 33 टेस्ट आना और बाकी है, जो कि साथियों में 22 जुलाई तक कंप्लीट करवा दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप इसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।